चलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आज क्वेश्चन करते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब इसमें आपको दिया गया है बैलेंस शीट और फिर दिया गया है नोट्स टू अकाउंट। ठीक। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट, वो जो भी बैलेंस शीट में आइटम होते हैं सारे के सारे दिए गए हैं। फिर नोट्स टू अकाउंट में अब जब हम इसमें देख रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर कैपिटल पहले भी 7,50,000 थी, अब भी 750 है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं नोट्स टू अकाउंट देख रहा हूं तो शेयर कैपिटल में लिखा गया है इक्विटी शेयर कैपिटल 22 में थी 4,50,000 और 23 में है 5,50,000। तो इसका मतलब है इक्विटी में चेंज हुआ। अब इक्विटी में चेंज हुआ तो प्रेफरेंस में भी चेंज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है दोनों में कोई चेंज दिख नहीं रहा था। बात समझ में आ रही है? तो एक बदला है, दूसरा भी बदला होगा, तब जाकर के वैल्यू सेम आ रही है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख थी, 2 हो गई। मतलब ये हुआ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 से 2 कम हो गई है और इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 से 5.5 हो गई है। यहां लिख लेते हैं। एक लाख का इंक्रीज हुआ है और प्रेफरेंस में 1 लाख का डिक्रीज हुआ है। अब आगे रिजर्व एंड सरप्लस की कहानी बता रहा है। वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट में दिया गया है पहले -20 था, मतलब निगेटिव था। ठीक। और फिर इस साल जो 2023 में है 3,10,000 हो गया। इसका मतलब बढ़ा हुआ है। नॉर्मली हम लोग जब रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं तो मान लेते हैं कि इतना प्रॉफिट से आया हुआ होगा। ठीक। अब इतना हमारे प्रॉफिट में सरप्लस बैलेंस होगा, लेकिन फिर नोट्स टू अकाउंट्स में अगर देखते हैं तो कुछ हो सकता है कहानी बदली हुई हो। तो देख रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट में से निकाल के रखते हैं। वाह, क्या गजब का जवाब है। सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ, जब इशू करते हैं उस समय लेते। ये नहीं है कि जो मन में आए वही आंसर कर देना है। आंसर जल्दी नहीं करना, आंसर सही करना है। जनरल रिजर्व है, पहले 1,20,000 था। देखो जनरल रिजर्व पहले कितना था? 1,20,000 और अब हो गया 1,50,000। इसका मतलब हुआ कि जनरल रिजर्व हमारा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कहां से होगा? प्रॉफिट में से कम किया होगा। और फिर ये कह रहा है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल पहले 1,40 था माइनस में और अब कितना हो गया है? 1,50,000। सरप्लस जो है हमारा, मैं क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं। पहले कितना था? 140 निगेटिव था और अब 150 हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आया पहले उसने 1,40,000 के लॉस को रिकवर किया और फिर इसके बाद प्रॉफिट में गया। तो अगर मैं कहूं तो प्रॉफिट कितना होगा? हाँ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 1,40 प्लस 1,50,000, ये हो गया 2,90,000। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया?
30,000, ये ऐड करना है हमको, जाना है ना नेट प्रॉफिट क्या लिखते हैं, अभी वहां शुरू करेंगे, अभी तो हम वर्किंग बना रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चन ही कर रहे हैं लेकिन अभी मेन पार्ट पे नहीं है लेकिन वर्किंग भी उसी का पार्ट होता है। फिर यहां पर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000, ध्यान देना है, ड्यूरिंग द ईयर a part of machinery costing 60,000 on which depreciation was charged 20,000 was sold for 20,000। लो भाई, क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा ऐसे लिखा है कि अगर सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग, इस साल में एक ऐसी मशीन जिसकी कॉस्ट 60,000 है, on which depreciation was charged 20,000, जिस पर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है 20,000, वो बेच दी गई है 20,000 रुपए में, ठीक है, तो इसका मतलब 20,000 का लॉस। अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं, या बना लूं मशीनरी का अकाउंट, यहां तक दिख रहा है ना, कहां तक दिख रहा है, यहां इधर जगह कम पड़ेगी क्या, चलो बना लेते हैं पहले मशीनरी अकाउंट। यहां तक पूरा दिख रहा है ना, जितनी सूचना हमको मिलती चलती है उतना हम इसमें लिखते चलते हैं ये कह रही ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ मशीनरी 60,000 ऑन विच डिप्रिसिएशन वाज चार्ज सोल्ड बाई बैंक लिख लें, बाई बैंक इन्होंने 20,000। आगे और पढ़ते हैं, डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट 60,000। अब थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, ये तो उससे, और शेयर वर इश्यूड ऑन 1 नवंबर, शेयर कब इशू किया गया है 1 नवंबर 2022। अब पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा, यहां से किया नहीं जा सकता देखना होगा डिविडेंड किस पर दे रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस पर दे रहे हैं या किस पर दे रहे हैं। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट रेट 8% वाज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, लो लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस पर 8% डिविडेंड दे रहे हैं, इसका मतलब है डिविडेंड ओपनिंग पर दिया होगा, ओपनिंग पर अगर दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितने का था, 4.5 लाख का, 4.5 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, 8% डिविडेंड, तो हम इसमें क्या करेंगे, डिविडेंड जोड़ देंगे एट 8% ऑन 4,50,000, निकालिए 8% कितना होगा, 36,000, ठीक। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, अब एक और बात तुरंत हमको कर लेना चाहिए, क्या, अगर डिविडेंड इक्विटी पर दिया गया तो प्रेफरेंस की सूचना है कुछ लिखी नहीं है, तो प्रेफरेंस पर तो अपने आप ही दिया गया होगा या नहीं, कुछ तो रूल होगा, हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर पर भी निकालते हैं, बताइए, प्रेफरेंस शेयर 5% का है, 5% प्रेफरेंस शेयर, और कितना है इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए, ठीक है, तो 3 लाख पे दिया गया होगा निकालिए कितना होगा, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, हाँ जल्दी बताइए, नहीं तो क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा। ऑन प्रेफरेंस शेयर 5%, 15,000 ना, ठीक है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 45,000, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, पेड वर्ड नहीं है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता जो प्रोविजन बनाया गया है,
और जो प्रोविजन बनाया गया वही पीएल में माइनस होता है, एसपीएल में, तो वही ऐड हुआ होगा। तो हम लिख देते हैं इनकम टैक्स, कितना 45,000 पढ़ा ना, हाँ 45,000, सब ऐड करो। ठीक चलेगा। अब यहां क्या लिखते हैं, सेंटेंस याद है ना, नेट प्रॉफिट फ्रॉम, बोलिए, फ्रॉम या बिफोर कुछ लिखते ना, हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ ये सही है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना निकला है, 4,16,000। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर एडजस्टमेंट, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश एंड, और क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यही ना। जो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग है उसको हम इसमें कुछ ऐड बैक करते हैं, जो हमारा नॉन क्या कहते हैं कैश है उसको ऐड बैक करते हैं, तभी तो हमारा ऑपरेटिंग आता है। याद तो आ रहा ना क्वेश्चन की, कहीं दिक्कत हो रही है? हाँ। तो अब बताइए, अभी तक हम लोगों ने इतने आइटम पढ़े, कौन कौन सा होगा? डिप्रीसिएशन, तो डिप्रीसिएशन का तो पता ही नहीं चला कितना है। कैसे? अकाउंट बना के, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बनाना तो शुरू किया था हमने, यहाँ पर हमने लॉस भी निकाला था ना, बाई लॉस कितना है 20,000। और अब तो हमको डिटेल लेनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले थी 6,20,000 और अब हो गई है 8,60,000। कैसे करेंगे, बन जाएगा या मुझे बनाना है? कैसे बनाए बताइए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 620 और बाई, और नीचे लिख लें, नहीं जगह होगा कम ना पड़ेगा, बाई बैलेंस सीडी होता है ना, कितना बोला था 6,860। ये दो चीजें पता है, बताइए। यही थोड़ा सा लोगों को दिक्कत करता जो एडजस्टमेंट होती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं बार बार। आगे बताइए कैसे करेंगे। हाँ डिप्रिसिएशन कितना है, नहीं वो तो 20, तो उस वाली एसेट पर है, नहीं वो तो 20 लिखेंगे ही, लेकिन टोटल डिप्रिसिएशन कितना है ये लिखना होता है। डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 60,000, तो यहां लिखते हैं बाय डिप्रिसिएशन कितना 60,000।
ये टोटल दिया गया है, 20 तो अलग है, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लेना। नहीं है ना, फिर अब आगे आएगा, इसका सबका टोटल कर लीजिए, जगह तो बहुत पर्याप्त हो गई। फिर इधर भी वही लिखेंगे, ये कितना हुआ, 1 लाख, ये 9,60,000 हो गया, ठीक है। ये हुआ 960, इसमें से 620 माइनस करेंगे तो 43। ये कहां से आया होगा, खरीदा गया होगा टू बैंक। तो यहां पर मैं डिप्रीसिएशन लिख सकता हूं, डिप्रीसिएशन कितने का है, 60,000 का, ठीक। आगे बढ़े, शेयर वाला कर ही दिया है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब आगे बताओ क्या करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ, ये वाला मशीनरी ऐड होगा कि माइनस होगा, कितना है 20,000। और अगला डिवेंचर वगैरह पर इंटरेस्ट देख लेना है। डिवेंचर पहले देखो कितना का है, लॉन्ग टर्म बारोइंग्स 8%, डिवेंचर पहले 1,50,000 था और अब हो गया है 2,60,000। पहले 1,50,000 था, अब हो गया है, तो निकालिए कैसे निकलेगा। अब डेट देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में धीरे क्यों कर रहा हूं, समझना है। डेट देखना पड़ेगा कि नया वाला डिबेंचर कब इशू हुआ है, ठीक है। तो कितना है, 8% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर। शुरुआत में कितना था, कहाँ चला गया, 1,50, ठीक। और फिर ये हो गया अगला, अरे भाई कहाँ चला जाता है, 2,60। कितना बढ़ रहा है डिबेंचर, 90,000 है। तो ये कब इशू हुआ है अगला वाला, 1 अक्टूबर को, ठीक। निकाल सकते हैं, ये 1 अक्टूबर को एक्स्ट्रा, तो निकालिए कितना है इंटरेस्ट, हाँ। तो कितना हो जाएगा इसका, 12,000। कैसे निकाला, इंटू 8/100 इंटू बस इज इक्वल टू 12,000। और ये फिर ये 1/10 रहेगा, इंटू 8/100 इंटू 6/12, कितना टोटल हो गया। इसके बाद बैंक लोन भी देखना है, बैंक लोन 40,40,000 रुपए था, 6 महीने 50,000 था, और फिर 40,000 रुपए 6 महीने है, रेट वही है। तो इसको 8/100 इंटू 6/12, ये भी 8/100 इंटू, ये कितना आ रहा है 2,000, 1,600, टोटल 3। तो इसको भी ऐड करेंगे, ये था डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना निकला था 16,400,
और अगला बताइए, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये कितना है? 3600। ठीक है। और फिर गुडविल एमोटाइज हुई है, गुडविल की वैल्यू घटी है। घटने का मतलब हुआ 25,000 से घटी तो गुडविल रिटर्न ऑफ। सभी ऐड करो। ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोला जाता है इसको? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज का देख लेते हैं, वो कैसे करते हैं? गुड, एडजस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। तो लायबिलिटी और एसेट में कुछ चेक करते हैं कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। तो करंट एसेट में आते हैं, करंट लायबिलिटी में भी देखते हैं क्या रूल है उसके लिए, कुछ हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा है? एसेट साइड में इंक्रीज होगा तो कैश डिक्रीज होगा और उसमें लायबिलिटी साइड में। तो इन्वेंट्री देखते हैं हम लोग, इन्वेंट्री हमारी जो है 1,00,000 थी और अब 1,95,000 हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ? 95,000 डिक्रीज हो रही है, यही ना? इन्वेंट्री इंक्रीज, तो 95,000 ये हमारे उसमें से माइनस होगा। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल हमारा वही सेम का सेम है, डेटर जो होते हैं। अब करंट लायबिलिटी में चलते हैं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स पहले था 95,000 और अब हो गया है, बताइए, 1,10,000। तो मतलब हुआ 15,000 इंक्रीज हो गया। तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है। ऐसे प्लस मत लगाना, आप लिख लेना सीधे सीधे इंक्रीज। ये 15,000, या लिख दूं मैं भी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और इसको ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज लिख देते हैं। नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? -80,000। ठीक है, इसमें माइनस करिए, देखिए कितना आ जाएगा। $4,61,000। अब एक और काम देखना है, क्या? टैक्स का। इनकम टैक्स में पेमेंट कितना हुआ है, वो तो हमने ऐड करके क्या निकाला था? जो प्रोविजन था, मतलब प्रोविजन का ये मतलब होता है कि इस साल के प्रॉफिट पर कितना टैक्स बन रहा है और पेमेंट कितना किया है। पेमेंट जरूरी नहीं कि उतना किया हो जितना हो रहा हो, उससे कम और ज्यादा भी हो सकता, पिछली साल का टैक्स हो, इस साल का एडवांस में हो, वो माइनस करना होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको। कहाँ बनाएं? इधर कहीं बना लें, कहीं रफ करना पड़ेगा हमको। यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स, ये अकाउंट बनेगा। तो हम बैलेंस शीट से पहले आइटम उठाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं लिखा हुआ मिलेगा हम लोगों को, कहाँ मिलेगा?
बताओ कहाँ मिलता है? हाँ, लायबिलिटी में नीचे मिलता है। नॉर्मली ये करंट लायबिलिटी में होता है। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस इधर लिखेंगे किधर लिखेंगे? पहला सवाल ये है। क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस कितना है? 40,000। और टू बैलेंस कैरी डाउन। जैसे मैं लिख रहा हूं लिखना ऐसे ही है। मैं कारण बता दूं, बहुत ऐसे ऐसे पढ़ा दूं और कुछ समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है। दो चीजें हमको मिल गई। ठीक, अभी हम लोगों ने कहीं पर टैक्स कैलकुलेट किया था या टैक्स लिखा था? टैक्स लिखा था। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड कितना लिखा था? 45,000। तो उसको लिखते हैं बाई एसपीएल, यही तो लिखते हैं ना। एसपीएल कितना? 45,000। जब मैं इनकम टैक्स के प्रोविजन की एंट्री करता हूं, इधर देखिए ध्यान दीजिएगा एंट्री कैसे करते हैं, ये उसमें लिखना नहीं है, समझने के लिए मैं कर रहा हूं। प्रोविजन मेरी लायबिलिटी होती है, तो यहां पर लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना? 45,000। डेबिट क्या करते हैं? एसपीएल। एसपीएल डेबिट 45,000, ये एंट्री हम करते हैं। तो इसलिए जो प्रोविजन है मैंने यहां लिख लिया। अब मैं इसका टोटल करूंगा 85,000। इधर भी तो 85 आएगा। रिमेनिंग कितना बच रहा है? 35। इसको क्या कहेंगे? टू बैंक। इसका मतलब है कि हमने इतना रुपया बैंक से पेमेंट किया है। किस बात के लिए? प्रोविजन। प्रोविजन के लिए नहीं, टैक्स के लिए। प्रोविजन तो उससे निकालते हैं, उसकी अलग कैलकुलेशन है, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहां से? लेस टैक्स पेड कितना? 35,000 0,006। ये कितना हुआ? 4,26,000। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम, क्या बोलते हैं इसको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिख लेना या मैं लिखूं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बना लिया, क्या इस अकाउंट का यहां कोई यूज आया? नहीं। कहां यूज किया हमने? डिप्रिसिएशन तो हमने बुक में, ये डिप्रिसिएशन हमने कहां से उठाया है? वो उसमें एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, वहां से उठा लिया। बस समझ में आ रही ना? आप लोगों ने कहा तो मैंने इसको कर क्यों दिया? क्योंकि आपकी बुक में किया हुआ था। लेकिन थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। मैं कोई भी अकाउंट कब बनाऊंगा? जैसे मैं प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना शुरू किया तो ये मैंने अपने मन से बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि पेमेंट का आइटम नहीं मिल रहा। जब मुझे डिप्रिसिएशन मिल गया तो मुझे इसको बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि बुक में बना हुआ था, इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है ना? मैं अपना डिस्क्लेमर इसीलिए तुरंत देना चाह रहा हूं। क्या मैंने इस फिगर को कहीं, कोई एक फिगर को कहीं मैच कराया? जवाब है नहीं। अब कोई कह सकता है, थोड़े से लोग अधिक चालाक होते हैं, कि आपने ये फिगर यूज की है। वो फिगर मैंने यूज नहीं किया, वो तो पहले मैंने लॉस निकाला है भाई, चूंकि ये भी तो बैलेंसिंग फिगर ही हम लाए हैं ना। अगर ये भी फिगर होती हमारे पास तो मुझे लॉस निकालने के लिए हो सकता है अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती। बात समझ में आ रही ना? तो ये अकाउंट यहां पर इररिलेवेंट था, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा क्वेश्चन कहीं फंसता, वर्किंग नोट बनाते कब हैं? जब कोई भी कैलकुलेशन एक से अधिक स्टेप पे जाती है तो उसका वर्किंग नोट बनाते हैं, या उसी में सामने कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
इस क्वेश्चन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस टाइप के कोई, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, चूंकि फिगर हमारे पास पहले से उपलब्ध थी। तो कुल मिला के अगर ये क्लियर है तो ठीक है, नहीं सवाल पूछ लीजिए। क्लियर है तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ये क्लियर हुआ, खत्म हुआ हमारा।